जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। मेरा नाम है मन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो ये हमारा है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं बात करूँगा आपके साथ रिफ्लेक्शन की। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर ख़त्म हुआ था उसमें हमने रिफ्लेक्शन ख़त्म कर दिया था और रिफ्लेक्शन की कुछ चीज़ें रह गई थी। स्फेरिकल मिरर के जो हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक फार्मूला और मैग्नीफिकेशन रह गया था और साथ में साइन कन्वेंशन। तो हम साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं पहले कि किस तरीके से हम साइन देखेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन शुरू करते हैं। तो आपके लिए साइन कन्वेंशन क्यों ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ आपको। कोई फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन तो करना नहीं है, पर साइन कन्वेंशन की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं कि किस सिचुएशन में जो हमारे पास इमेज मिल रही है वो पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, वर्चुअल होगी, किस तरीके की वर्चुअल होगी या हमारे पास रियल होगी, तो वो हम साइन से बता सकते हैं कि वो कैसी होगी। अब पॉजिटिव या निगेटिव ये देख के बता सकते हैं कि वो कैसी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सिंपली हमको क्या करना है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आपको करना है, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये बाई हो गया और यहाँ पर बाई डैश। ठीक है, अब आपको कोई भी अगर आपके पास लेंस है या आपके पास जो मिरर है यहाँ पर लेंस में भी आप सेम चीज़ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लिया है तो उसको मैंने यहाँ पर रखा है और जो मिरर का हमारे पास पोल होता है, पोल को हम ओरिजिन पर मान लेते हैं। और कोई भी मिरर होता है उसके अंदर जितने भी डिस्टेंस होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं वो सभी करे जाते हैं पोल से। ठीक है, पोल से हम लेफ्ट में करने या राइट में करने हैं तो हम पोल से करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइट को हमेशा ये मानकर चलते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम लेफ्ट में प्लेस करेंगे। ठीक है, यानी लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगी। क्या चलेगी? लेफ्ट टू राइट से चले, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास लाइट आएगी वो इधर आएगी। ठीक है, ये लाइट की डायरेक्शन है। और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को जो हमारा एक्स और एक्स डैश एक्सिस है इसके ऊपर हम हमेशा रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो लाइट की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम चलेंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब देखना, लाइट चल रही है इस तरफ, देखते हैं हम पी से, तो पी से अगर हमें इस साइड वाले डिस्टेंस को नापना है, अगर हम इस साइड वाले डिस्टेंस नाप रहे हैं, ध्यान रखना, तो यहाँ से इधर चलोगे ना, तो इधर चलोगे जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। यानी एक्स डायरेक्शन में जो चल रहा है वो सब पॉजिटिव है। पोल से राइट हैंड साइड वाले कितने हो गए? पॉजिटिव हो गए। अब पोल से अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड के जो डिस्टेंस मेजर करने हैं तो क्या हो जाएगा कि ये पोल हो गया और यहाँ से हम इधर चलेंगे तो ये जो डायरेक्शन हो गई वो लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट हो गई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऊपर की तरफ अगर हम नाप रहे हैं कुछ भी, तो ऊपर जो भी हम रखते हैं तो हम उसको क्या मान रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट उससे ऊपर प्लेस है। क्योंकि जो एक्स और एक्स डैश एक्सिस है वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस ही बोल सकते हैं इसको। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस करा जाएगा उसकी हाइट होगी हमारी पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ हम जो भी नापेंगे वो पॉजिटिव होगा। फिर वो चाहे लेफ्ट में नापें या हम राइट में नापें। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो नीचे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऊपर ही रखेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा? ऊपर ही रखा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर डिपेंड करता है इमेज हमारे पास ऊपर मिलती है नीचे मिलती है। ठीक है, अब नीचे मिलेगी तो वो उल्टी मिलेगी, और उल्टी कब मिलती है? जब वो रियल होती है। ठीक है, और हमें ऊपर मिलेगी तो वो इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी, और सीधी तब होती है जब वो वर्चुअल होती है। तो नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस को यहाँ हम जो हाइट को मेजर करेंगे वो निगेटिव होगी, चाहे वो किधर भी हो। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? निगेटिव। तो आपको ध्यान रखना ये पॉजिटिव रहेगी, ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है कि लाइट की डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, उससे नीचे जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे। बड़ा सिंपल सा याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आसान तरीका कि ये सब भूल जाओ तो ये मान लो कि हमारे पास जो मिरर है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ फेस किए हुए होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट पर जितने भी करेंगे वो निगेटिव होंगे, नीचे की तरफ जो करेंगे वो निगेटिव होंगे, ऊपर की तरफ जो करेंगे पॉजिटिव होंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, इसको करते खत्म। यहाँ से हम चलेंगे। क्यों ये कहा? क्योंकि हम जो हमने मिरर पढ़ लिए हैं, पीछे हमने देखा किस मिरर में फोकस दूरी उसकी कितनी है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो उसको हम पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या वो निगेटिव है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास ये वाला यानी जो कॉन्वेक्स है इसमें फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों राइट हैंड साइड पे आते हैं तो जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है,
और हमारे पास अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो उसमें फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, जो होंगे नेगेटिव। इसके अलावा हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उनको नेगेटिव बोल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यानी चाहे मिरर कोई सा भी हो, यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है, यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप ओ से दिखा सकते हैं, सही, ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको एच ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से है। ये जो दोनों कंडीशन है वो हमेशा कोई मिरर हो, लेंस हो, सब में यही चलेगी, तो इसको याद रख लेना। इमेज का वेरी करता है, इमेज का जो हमारे पास इमेज मिलेगी उसका वेरी करता है कि वो कहाँ मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो निगेटिव है, यानी अब निगेटिव कब होगी वो बता देता हूँ, तो डिपेंड करेगा कि रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। तो वो हम आगे कंडीशन पीछे आप देख चुके हैं कि मैंने किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पर हमें इमेज मिलती है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि रियल होगी या वर्चुअल होगी। अगर आपको जिस साइड में मिल रही है तो वो कैसी मिलेगी, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको हो गया। वहीं अगर हम कॉनकेव की बात कर लें तो बता दिया मैंने आपको, जो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे दोनों नेगेटिव होंगे और कॉन्वेक्स में दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यानी सिंपली ये फॉर्मूला रिलेशन है रेंज की, हमारे पास फोकल दूरी या हम कहते हैं फोकस दूरी, और जो हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी है। दूसरा हमारे पास है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, साथ में हमारे पास जो इमेज की दूरी है। तो इन सब के बीच में एक रिलेशन है, तो इस फॉर्मूले से हम उसे बताएंगे। इसके बाद इसको रब करके चलते हैं मैग्निफिकेशन पर। तो अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब ये बेसिकली मैग्निफिकेशन होता क्या है तो हम देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में, इसका मैग्निफिकेशन से आप मैग्निफिकेशन का जो वर्ड है ना उसी से आपको पता चल क्या रहा है कि मैग्नीफाई, ठीक है। अब मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैग्नीफाई का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम किसी चीज़ को बड़ा कर रहे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, बड़ा करना और छोटा करना। तो ये कैसे कर रहा है, कोई भी मिरर है वो बेसिकली कर क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट की जो हम रख रहे हैं उसके सामने उसकी इमेज हमको दे रहा है। अब उसकी इमेज या तो वो बड़ी करके दे रहा था या छोटी करके दे रहा था। ये हमने जो पीछे कंडीशन देखी थी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो वहाँ देख लिया था, आपने नहीं देखा तो लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे या तो बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है। अब वो कितना बड़ा कर रहा है कितना छोटा कर रहा है, किसको, इमेज को। अब वो किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्ड। तो मैग्निफिकेशन क्या है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, कि वो ये बता रहा है कि जो मिरर है वो जो इमेज हमको दे रहा है वो ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्ड कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है इमेज की हाइट में और ऑब्जेक्ट की हाइट में। तो यहाँ बोल सकते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज, height of image and height of object, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। मैग्निफिकेशन का हम सिंपली स्मॉल एम ले लेते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बोला था हाइट ऑफ इमेज, पहले हाइट था, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को आप HI से दिखा सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अगेन दूसरा हमारे पास क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोल सकते हैं HO, ठीक है। तो M इज इक्वल टू HI/HO। आसान तरीके से याद रखने को इसको केवल I भी बोल सकते हो और इसको सिर्फ O, ठीक है। I का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, O का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर के लिए।
इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला निकल आता है रिलेशन से, जो हम u और v में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास -v/u। तो -v/u ये हो गया, और i m की जगह पर हम ये रख सकते हैं फिर से hi/ho। तो हमारे पास क्या है, hi/ho बराबर हो जाता है -b/-u के। ठीक है, तो ये रिलेशन है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब फिर बात करते हैं कि m को कुछ कंडीशन होती हैं, स्पेशल कंडीशन क्या, कि जब रियल इमेज होगी तो m कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी तो m कैसा होगा। तो हमारे पास अगर रियल इमेज मिलती है तब हम m को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब जब भी आपने देखा है कि रियल इमेज मिलती है तो रियल इमेज मिरर के अंदर देखोगे तो सिर्फ कॉनकेव मिरर से मिलती है, कॉन्वेक्स से रियल इमेज नहीं मिलती है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अब कॉनकेव में दो कंडीशन होती है, एक रियल इमेज की, एक वर्चुअल इमेज की। कॉनकेव में जो रियल इमेज मिलती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही आती है। अब इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, इमेज जो होती है वो नीचे की तरफ मिलती है, क्योंकि जो रियल इमेज होती है वो उल्टी होती है, और उल्टी होगी तो नीचे होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसकी जो हम हाइट मेजर करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एच ओ हमारे पास पॉजिटिव होगा, यहाँ हम कह सकते हैं ओ हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये मैं पीछे बता दिया, हमेशा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एच आई की बात करें रियल के लिए, या हम सिर्फ आई की बात कर सकते हैं, तो ये हमें मिलने वाली है नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को आप उठाओ और इस फॉर्मूले में देखो रखो, तो यहाँ पर हमें मिलेगा m अगर एच आई पॉजिटिव है, ठीक, एच आई हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे लिए ओवरऑल क्या साइन मिलने वाला है, यहाँ से निगेटिव साइन मिलने वाला है। तो m नेगेटिव, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए m कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज हो गई कोई बात नहीं चलो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा होगा, तो जो O है या हम कहें HO वो तो हमारा पॉजिटिव रहना, उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर रियल इमेज की जगह वर्चुअल मिलती है तो वर्चुअल इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है और ऊपर मिलती है, ऊपर मिलेगी तो उसको भी मेजर पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो I या HI बराबर भी हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर इसको रखकर आप निकालेंगे m, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो यहाँ आपको मिलने वाला है m ओवरऑल पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए m नेगेटिव और वर्चुअल के लिए m पॉजिटिव। इसके अलावा आपको और कंडीशन में बताता हूँ कि अगर आपको इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है तब क्या होगा, या छोटी मिलती है तो क्या होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि m से कैसे पता लगाएं कि इमेज बड़ी है छोटी है। अब आपको यहाँ देखना है, अगर हमारे पास m = 1 मिलता है, क्या आता है m = 1, तो इस m = 1 होने पर क्या होगा कि इन दोनों का रेशियो बनाया है। अब इन दोनों का रेशियो कब बना सकता है, इन दोनों हाइट का, या इनकी हाइट का रेशियो तभी तो बनाएगा जब ये और ये बराबर होंगी। ये और ये कैसे होंगी, बराबर, तो ये और ये बराबर है तभी तो रेशियो बनाएगा। इसका मतलब HI = HO, m = 1 के लिए HI = HO। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ ये कंडीशन कब आती है, कभी भी अगर मैं कौन से मिरर के लिए, केवल सिर्फ मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मिरर में ये कंडीशन कब मिलेगी और किस मिरर के लिए मिलेगी, सोचना थोड़ा सा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोच लेना, फिर आंसर देना। बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमें कंडीशन मिलती है कॉनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमारे लिए जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट हमें इमेज की मिलती है। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं, अगर m हमारे लिए मिलता है m > 1। अब m > 1 है, इसका मतलब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है न्यूमरेटर में वो बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, HI हमारे पास > HO, इस कंडीशन में ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं, जब m < 1 और m < 1 है तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज की हाइट है वो छोटी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से। ठीक है, तो सिंपली हम क्या बोल देंगे, HI > HO। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको मिल जाता है, ये कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, ये मिल गए। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन कब कब होती है वो पता लगा सकते हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो रियल इमेज का कॉन्सेप्ट होता है ये कॉनकेव मिरर में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये कॉनकेव में मिलेगी आपको। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होती है ये आपको कॉनकेव में भी मिलेगी और कॉन्वेक्स में भी मिलेगी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स में कभी भी रियल इमेज नहीं मिलती है। तो कहीं ऑप्शन आपको दे रखा है कॉन्वेक्स के लिए m की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, अगर वहाँ नेगेटिव कुछ दे रखी है, एक भी नेगेटिव आ जाती है, तो वो ऑप्शन आपका गलत होने वाला है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कोई भी रियल इमेज नहीं मिलती है। इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे।
तो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 तरह के हमारे पास मीडियम होते हैं, एक हमारे पास होता है ओपाक और एक होता है ट्रांसपेरेंट। तो ओपाक से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, तो उसको हटा देते हैं। फिर हम चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास अगर डिफरेंट मीडियम है जो दोनों ही कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, यहाँ ध्यान रखना जो दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है या उससे हट जाती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, आप कह सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, इस इवेंट को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या, सिंपल सा कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो हम यहाँ पर 2 मीडियम लेकर चलते हैं। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मीडियम हमारे पास होते हैं उन मीडियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक रेयरर और एक डेंसर मीडियम। अब रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि हम किसी मीडियम को रेयरर या डेंसर तब बोलेंगे जब हमारे पास 2 मीडियम होंगे उनमें कंपैरिजन करके, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, या हम वहाँ बोलेंगे ऐसे अकेला आप किसी को नहीं बोल सकते ये डेंसर है ये रेयरर है, सही। आपको हाँ बोल सकते हैं कि ये कई ज़्यादातर जगह में हमको रेयरर ही मिलता है, ये ज़्यादातर डेंसर मिलता है, तो कह सकते हो, लेकिन वैसे नहीं कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीडियम हो गए, रेयरर डेंसर कब बोलेंगे, यानी एक मीडियम ऐसा होगा जिसके जो 2 में तुलना करेंगे, दोनों में कंपैरिजन कर लो, तो एक में मॉलिक्यूल जो होंगे जिससे वो मिलकर बना है वो बहुत पास पास होंगे, ठीक है, तो वो हो गया, ठीक है, पास पास हो गए। दूसरे वाले में थोड़े से दूर दूर होंगे, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो जिसमें पास पास मॉलिक्यूल है वो आपका डेंसर हो गया, जिसमें थोड़े दूर है वो हो गया आपका रेयरर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपको रिफ्रैक्शन ही दे रखा है लाइट का, ठीक है। अब वो रिफ्रैक्शन जब लाइट का दे रखा है तब वहां से आप बता सकते हैं कि वो कैसा है, वो भी हम आगे समझ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रेयरर मीडियम होता है उसमें जो लाइट की चाल होती है वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा होती है, ठीक है। 2 मीडियम आपको दे रखे हैं, तो जिसमें लाइट की चाल कैसी है, आपको लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, और दूसरे में लाइट की स्पीड कैसी है, आपको कम है। तो लाइट की स्पीड जिसमें कम है वो डेंसर है, जिसमें ज़्यादा है वो रेयरर है, ठीक है। इसके अलावा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली एक चीज़ आ जाती है, वो आगे समझ जाएंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है दूसरे के कंपैरिजन में तो वो डेंसर होता है, जिसका कम होता है वो रेयरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम ले रखे हैं, ऊपर हम ले लेते हैं रेयरर मीडियम और यहाँ हम ले लेते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ मैं कुछ को इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, ये बस केवल डेंसर को डिनोट करने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब कोई लाइट रे आती है और ये एक सरफेस है, आप कह सकते हैं वो ये सरफेस क्या कर रहा है, ये दोनों मीडियम को डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग सरफेस है रेयरर और डेंसर मीडियम के बीच में। तो एक लाइट रे आती है और इस मीडियम के जो सरफेस है इसको डिवाइड करने वाले इस पर स्ट्राइक करती है। तो जैसे इस पर आएगी तो इस पहली बात जो आ रही है हमारे पास लाइट रे, तो इसको हम वही बोलते हैं जो हम पीछे बोलते आ रहे हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो जैसे इंसिडेंट रे आकर इस पॉइंट पर आती है, इसको स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपको सेम रहेगा इतना। उसके बाद क्या होता है, अब यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन ना कि रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो चलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास होता है कि लाइट रे क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो अपने पाथ को कैसे चेंज कर रही है, अगर इसका हम पाथ ड्रॉ करें, जो इनिशियल पाथ था इसका वो ये था, पर ये जैसे ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। क्या हो जाता है, नॉर्मल, ये जो हमारे पास नॉर्मल है ये नॉर्मल की तरफ हो जाती है बेंड, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। तो आपने देखा कि आपका पाथ ये था पर ये इस तरफ थोड़ी सी कैसी हो गई, बेंड हो गई, ठीक। तो इस रे को ये रिफ्रैक्शन के बाद मिली है तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं रे, ठीक है। यहां पर रिफ्रैक्टिव बोल सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे या रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आपको समझ में आ गया क्या कि जब कोई जो लाइट रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो लाइट रे नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल की तरफ हमको क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास कब है, जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है। अब डेंसर से रेयरर में जाएगी वो आगे देखते हैं, पर उससे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट रे
और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव रे है, ठीक है, और हमारे पास जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनता है, आपको ध्यान रखना है ये रिफ्लेक्टिव रे यहाँ से ये एंगल नहीं है, इतना एंगल है, तो इस एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल यहाँ सॉरी यहाँ बोल सकते हैं, चलो हाँ वही चीज़ है, ठीक है, तो यही बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो समझ में आ गया आपको क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, समझ में आ गया क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रोल लॉस क्या होते हैं, उसको आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है अगर कोई लाइट रे, तब क्या होता है, ये डेंसर मीडियम है हमारे पास, ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो हम वही करेंगे जिस पॉइंट पर मिली उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलकर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो इनिशियल पाथ था वो ये था, पर ये लाइट रे जैसे ही डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है अलग, सही है। तो आपको समझ में आ गया, तो यह इधर की तरफ चली जाएगी, यहाँ पर ये जो एंगल हमारे लिए मिल रहा था ये इसको बोलेंगे आई और इसको आर, तो वो तो सेम चीज़ सब सेम रहेंगी, यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। जो भी हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिला कि कोई भी लाइट रे जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और जब वो डेंसर से रेरर में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी हमारे नॉर्मल से दूर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास ये हो ही क्यों रहा है, अब रिफ्रैक्शन में लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो ही क्यों रहा है, सीधी सीधी भी तो जा सकती थी, क्यों टेढ़ी होके गई, क्या जरूरत थी इसको जानने की। तो देखो भैया क्या है, इसका जो रीज़न है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारे पास अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं, रेरर और डेंसर, जब हमने रेरर और डेंसर मीडियम ले रखे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगी। रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में होती है कम, ठीक है। तो जब वो लाइट की रे रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो यहाँ स्पीड ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा स्पीड से आ रही थी, जैसे ही इस सरफेस पे पहुंची इसके अंदर एंटर करा उसकी स्पीड कम हो गई, और जैसी बेचारी कम हो गई तो वो झुक गई, ठीक है। क्या हुआ, वो झुक गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई जैसे ही वो रेरर से डेंसर में पहुंची। समझ में आ गया आपको। दूसरा तो ये पूछा जाता है रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी होती है, अलग अलग होती, चेंज हो जाती है। अब डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्या हो रहा है, डेंसर में बड़ी धीरे 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 आ रही है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जैसे ही इधर पहुंची स्पीड उसकी अचानक से बढ़ गई और वो इससे दूर हो गई, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसको पहले करते हैं रब और लिखते हैं डेफिनेशन। सर्दी बहुत हो रही है तो रब करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं शुरू। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन आ लाइट रे passes from one transparent medium to another transparent medium, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम it changes its path, ठीक है। दिस phenomena is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे साथ साथ लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद क्या है हमारे पास, अगर लाइट की रे मैंने बोला आपको रेरर से जा रही है हमारे पास डेंसर में, रेरर से जा रही है डेंसर में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये जा रही है लाइट, तो हम बोल देंगे इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर रेरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, सेकंड हमारे पास कंडीशन है जब वो क्या हो रही है, डेंसर से जा रही है किसमें,
रेरर में। यहाँ पर हमारे पास भाई लाइट रे है, ये कहाँ जा रही है, रेरर में। तो रेरर में जब जाएगी वो डेंसर से, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास नॉर्मल से देखा जा रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसको करते हैं हम रफ, फिर चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, वहाँ हमारे पास लॉज होते हैं और कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 लॉ होते हैं। अब इन 2 लॉ को पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहला हमारे पास लॉ क्या है, तो अभी हमने आपने जो पीछे जो फिगर देखा, तो वहाँ पर क्या था कि इस तरीके से कुछ बना हुआ फिगर था, छोटा सा बना दे रहा हूँ इसको। ये क्या था, इंसिडेंट रे IR, ठीक है। ये हमारे पास था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये था नॉर्मल, ठीक, हमारा एम बहुत गंदा बना है, ठीक है, नॉर्मल। और दूसरी हमारे पास लाइट की रे, अच्छा मैं बता दूं, डेंसर से रेरर में जा रही मान लो, ठीक है। तो ये इधर जाना था, इधर चली गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्टिव रे RR, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, इसको पहला लॉ क्या बन जाता है, जो आपको था दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन में, और वैसे ही उसका मिलता जुलता भाई इधर आता है, वो बन जाता है पहला। तो वहाँ वो दूसरा रहा था, इसने बड़ी मेहनत करी और इसमें पहले दौड़कर ये पहले पहुंच गया, ठीक है, ज़्यादा दौड़ा पहले पहुंच गया। तो ये लॉ क्या बना आपको देखते हैं। तो यहाँ बोलती हैं रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो उसके अंदर इंसिडेंट रे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टिव रे आर लाई इन अ वन प्लेन, ठीक है, लाई इन अ वन प्लेन। तो यहाँ हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे कहाँ मिलते हैं, हमको एक ही प्लेन में मिलते हैं। प्लेन में बता चुका हूँ, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये भी जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन में ड्रॉ होगा, लाइट भी इसी प्लेन में जाएगी निकल के, जो निकलने वाली है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव ऐसा नहीं है इधर से आई, नॉर्मल आपने यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है, चलो मान लिया 2 हो गए, तीसरी इधर चली गई, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें दोनों की दोनों यानी तीनों चीजें वो कहाँ मिलेंगी, एक प्लेन के अंदर। तो इसको लिखते हैं इंसिडेंट रे कॉमा, ठीक है, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टिव, यहाँ आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ वन प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर मिलेंगी आपको तीनों चीजें। तो इतना आपको पहले, जैसे वहां पर बस इतना चेंज आता था उस वाले में, उसमें जो ये रिफ्लेक्टेड रे थी, सही मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बोल दिया, तो पहले मैं उसको मिटा दूं, ठीक है, सॉरी, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड। अच्छा अगर मैंने पीछे भी कहीं पर रिफ्लेक्टेड लिख दिया हो धोखे से, तो उसको रिफ्रैक्टिव कर देना, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ धोखे से हो गया होगा, अगर हुआ होगा, वरना मुझे लगता है हुआ हो, ठीक है। तो समझ में आ गया, रिफ्रैक्टेड, वहाँ रिफ्लेक्टिव हुआ करता था या रिफ्लेक्टेड हुआ करता था, यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलो अब सेकंड लॉ देखते हैं हमारे पास क्या है। तो आपने वहाँ फर्स्ट लॉ कौन सा था हमारे पास, एंगल वाला, यहाँ पर सेकंड लॉ एंगल वाला होता है, पर सेम नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, पर यहाँ पर आप दोनों ही देख सकते हैं, चाहे डेंसर से रेरर में जाए, रेरर से डेंसर में। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कभी बराबर नहीं हो, रिफ्रैक्शन के कभी बराबर नहीं होना है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर तो नहीं होते हैं, पर एक नई चीज़ आ जाती है जो हमारे लिए एक स्नेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई थी, ठीक है, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इस लॉ को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये लॉ ये कहता है कि द रेशियो बिटवीन एंगल, अरे एंगल नहीं करेंगे इसको, ठीक है, एंगल को मैं रब करता हूँ, एंगल नहीं करेंगे पहले, साइन, ठीक है, बिटवीन, एक मिनट, एंगल बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन, ये साइन कौन सा है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है।
तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का जो यानी हमारे पास पहले इंसिडेंस एंगल की जो साइन लेंगे हम, और साइन फिर हम दूसरे का लेंगे किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो ये हमारे लिए हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा। इसको अगर देखें तो ये साइन आई इज इक्वल टू साइन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका साइन ले लिया हमने, साइन आई हो गया, देखो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आर से करते हैं, इसका साइन ले लिया, रेशियो निकालेंगे वो क्या आएगा, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, या हम कर देते हैं इसको म्यू से। 10th क्लास से जिन्हें साइंस पढ़ी होगी उन्हें पता है एन से तो करते ही हैं, लेकिन उसको बाद हम अगर आगे देखें 12th वगैरह में तो हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एन और म्यू है क्या, ये एन और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हैं वो बता देता हूँ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं हमेशा दूसरे वाले मीडियम के, ठीक है, दूसरे वाले मीडियम के। अब ये दूसरा वाला मीडियम है कौन, तो दूसरा वाला मीडियम वो है जिसमें लाइट बाद में पहुंची, रिफ्रैक्शन हुआ है जिसके अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा मीडियम हमारे पास रेयर है, यहाँ पर देखो तो दूसरा मीडियम डेंसर है। तो जिस मीडियम के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन हुआ है, मिला है, उस मीडियम का यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो स्पेशल डेफिनेशन या कुछ रिलेशन है वो आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको और हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 and 2, यानी पहले जो हमारे पास जो मीडियम है उसके सापेक्ष दूसरे वाले मीडियम का क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको लेकर, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उसका, ठीक है, कि वो कितना रिफ्रैक्टिव है, यानी कितना ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्शन होगा, इतना आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बस एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट, इस लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर हमारे पास क्या है कि जब भी कोई रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन की घटना होती है, तो उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें स्पीड, लाइट की स्पीड, लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की वेवलेंथ, तो इनमें से कौन चेंज होता है और कौन नहीं होता है उसको देख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है या नहीं होती है, तो सभी बोलेंगे हाँ चेंज होती है, ठीक है, होती है ना चेंज। फिर अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है लाइट का तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। पर यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एन, यानी एन की जगह पर अगर आपको देखो यहाँ में, फिर एन से आप कंफ्यूज ना होना, तो मैं यहाँ पर न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू लैम्डा, तो यानी नया वाला लैम्डा नहीं, तो न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास है वेव लेंथ, ठीक है। तो अगर एक चीज चेंज नहीं हो रही, ये तो कांस्टेंट हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये कौन हो गई, कांस्टेंट। अब ये चेंज हो रही है तो क्या ये चेंज नहीं होगी, फिर है नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये चेंज हो जाए, ये कांस्टेंट रहे और ये भी कांस्टेंट रहे। तो एक कांस्टेंट हो गया तो दूसरा तो चेंज होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो इस लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी वेव लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब वेव लेंथ कैसी हो जाएगी हमारे पास, चेंज। तो वेव लेंथ में हमको चेंज देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम आगे की और चीज़ें देखेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को करो सब्सक्राइब।